नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश पांडे। द बीएनपी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक है भारतीय संविधान में कि संविधान का विकास कैसे हुआ। तो भारत के संवैधानिक विकास को आज हम समझने का प्रयास करेंगे और उनके उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो भारत के संविधान में निरंतर प्रयोग किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के द्वारा जो बनाए गए कानून थे, जिनका हम लोगों ने अनुभव किया, जिनका हम लोगों ने प्रयोग किया। आज उन्हीं प्रयोगों को जो ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में समय समय पर लाए गए जो कानून था, लाए गए चार्टर नियम थे, जो लाए गए एक्ट थे, आज उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको जैसा पता होगा कि 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश की जो कंपनी है जब भारत में आती है तो वह व्यापार के उद्देश्य से भारत में प्रवेश करती है। उनका उद्देश्य रहता है कि भारत के साथ या भारत में हम क्या करें, अपने व्यापार को संपन्न करें। उसके लिए उनको जो कि ब्रिटिश की जो रानी होती है एलिजाबेथ, उनके द्वारा एक चार्टर पर मतलब अनुमति देकर उन्हें भारत में भेजा जाता है। जब ब्रिटिशर्स भारत आते हैं, कंपनी अर्थात ब्रिटिश जब कंपनी भारत में आती है व्यापार करने के उद्देश्य से, तो वो व्यापार करेगी तो उसके उनके जो व्यापार करने का जो क्रम रहता है वो केवल कंपनी को मिलता है। अर्थात प्रारंभ में कंपनी क्या करती है, भारत में व्यापार करती है। लेकिन समय के साथ साथ 1858 में एक सिपाही विद्रोह होता है और सिपाही विद्रोह के कारण क्या होता है कि जो कंपनी का शासन होता है वह सीधे किसके हाथ में रहता है, ताज के शासन के रूप में, अर्थात ब्रिटिश सरकार के हाथ में रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1857 तक कौन कंपनी काम करती है, ब्रिटिश की कंपनी भारत में एक व्यापारिक रूप में काम करती है। लेकिन 1857 के बाद जैसे ही सिपाही विद्रोह होता है, जिसे आप बोलते हैं क्या, 1857 का क्रांति, उस 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का शासन मतलब कंपनी के शासन का स्थान पे हम देखते हैं किसकी शासन हो जाता है दोस्तों, शासन शुरू हो जाता है आपके ब्रिटिश सरकार की। तो जैसे ही ब्रिटिश सरकार का शासन शुरू होता है तो ब्रिटिश के संसदीय नियंत्रण होंगे, संसदीय कुछ कार्य क्षेत्र होंगे, कुछ प्रशासनिक दायरे होंगे जिनका वो प्रयोग करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे भारत के संदर्भ में। तो अगर संविधान का विकास देखें, अगर संविधान के विकास दृष्टिकोण से देखें तो जब ब्रिटिश सरकार भारत में हस्तक्षेप करना शुरू करता है कंपनी के स्थान पर, तब से हम मानते हैं कि भारत में संविधान का विकास शुरू होता है। देखिए, उसके पहले भी कुछ ऐसे बातें होती हैं ब्रिटिश के संदर्भ में, कंपनी के संदर्भ में, जो हमको समझना और सीखना है। तो आइए दोस्तों, हम टॉपिक पे चर्चा करते हैं, भारत का संवैधानिक विकास भाग वन। दोस्तों, हम केवल आज हम चर्चा करेंगे कि कंपनी ने भारत में किस प्रकार से अपना शासन किया और किस तरीके से भारत में उन्होंने एक से बढ़कर एक कार्य करने का प्रयास किया, जिससे कि उनको व्यापार करना आसान हो गया। तो चूंकि उनका उद्देश्य ही था व्यापार करना। ठीक दोस्तों, आइए हम चर्चा करते हैं। तो 1600 ईस्वी में वो आते हैं और अपने व्यापार का विस्तार करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा और संविधान के क्रम में हमको केवल दो ही पढ़ना है। पहला पढ़ना है कि कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1758 तक, और दूसरा हमको पढ़ना है दोस्तों ताज का शासन, अर्थात 1700 में सिंपल में कहें तो 1758 से लेकर कहाँ तक दोस्तों, 1947 तक। ठीक, 15 अगस्त 1947 तक। तो अभी हमको पढ़ना है दोस्तों कंपनी का शासन, जो कि 1773 से लेकर 1758 तक कंपनी क्या करती है, भारत में अपना राज्य करती है, भारत में शासन करती है। मतलब सारा गवर्नेंस, सारा नियम कानून कौन लागू कर रहा है, कंपनी करेगी। 1858 में कौन करेगा, ब्रिटिश की सरकार करेगी। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि 1765 में जो कंपनी है, मतलब कि जो ब्रिटिश की कंपनी है, वो अपना बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, मुंबई हो गया, उन पर अपना अधिकार क्षेत्र जमा लेते हैं। ठीक, क्रमशः कार्य मतलब कि व्यापार करते करते ये जो 3 क्षेत्र हमारे भारत थे, बंगाल, मद्रास और मुंबई, या जिसको हम बोलते हैं बम्बई बोलते थे, आज हम उसको मुंबई बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा क्या कि 1765 में धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने भारत में अपना व्यापार करना शुरू किया। और 1765 में इन्होंने क्या किया कि बंगाल क्षेत्र में इन्होंने अपने कुछ नियम और कानून बनाने शुरू किए। अब जब नियम कानून बन गया दोस्तों, तो ब्रिटिश की जो संसद थी उन्होंने क्या किया, कंपनी पर कुछ नियम कानून बनाना शुरू कर दिए। मतलब कंपनी को रेगुलेट करना शुरू कर दिया कि कंपनी कैसे काम करेगी, कंपनी को कैसे कार्य करना चाहिए, मतलब कंपनी किस तरीके से भारत में व्यापार करेगी, उन सभी पर हस्तक्षेप कौन करने लगा, ब्रिटिश की संसद।
अर्थात जो कंपनी यहाँ पे व्यापार करने आई थी, अब उस कंपनी पर नियंत्रण कौन करेगा? ब्रिटिश की सरकार करेगी। दोस्तों किस तरीके से आइए समझते हैं, अर्थात ब्रिटिश की संसद। अर्थात हम समझने का प्रयास करेंगे कि 1773 दोस्तों आपको पता होगा, हम सभी ने इसको पढ़ा भी है कि बंगाल में 1773 का रेगुलेटरी एक्ट आता है, मतलब कि कंपनी को कैसे रेगुलेट किया जाए, कंपनी के नियम कानून को कैसे क्रमबद्ध किया जाए, उस पर काम करता है। तो इसीलिए आपको पता होगा कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को लाया जाता है बंगाल में। ठीक, इसको आपको समझना ही है कि कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना, अगर आपसे कोई पूछे कि कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना किस एक्ट के तहत हुआ था, तो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में ही कंपनी पर सामान्य सी बात है, समझना भी चाहिए कि कंपनी को रेगुलेट करना है संसद को, तो संसदीय नियंत्रण स्थापित करेंगे ही वो कौन? ब्रिटिशर्स। तो कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों है कि भारत में 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र को हम देख सकते हैं 1773 एक्ट के तहत। वे कौन कौन से थे प्रेसिडेंसी क्षेत्र दोस्तों? वो था आपका बंगाल, मद्रास और मुंबई, अर्थात जिसे हम बोलते हैं बम्बई। मुंबई बोलते हैं, पहले बम्बई बोलते थे। तो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे ये 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र थे जिन पर कंपनी अपना आधिपत्य जमा चुकी थी, शासन करना शुरू कर दी थी। फिर दोस्तों आपको पता होगा कि 1773 से पहले जो कंपनी आई थी, उनके जो प्रमुख शासक हुआ करते थे उनको हम बोलते थे गवर्नर। लेकिन 1773 को जब रेगुलेट किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल के पद को स्थापित कर दिया गया। अर्थात अब गवर्नर नहीं कहा जाएगा, बल्कि गवर्नर लॉर्ड क्लाइव थे। लॉर्ड क्लाइव बाद कौन आते हैं आपको पता होगा। ठीक, तो गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल का पद हो गया। ठीक, गवर्नर जनरल पद। और कहा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। आपको आपने जानते भी होंगे। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल है वे थे वारेन हेस्टिंग्स। बहुत क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और इनके साथ 1773-1785 इनका कार्यकाल था, और इनके साथ 4 और भी सदस्य थे, और कुल मिलाकर 5 सदस्यों को अपॉइंट किया गया। तो गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल का पद आपको याद होना चाहिए। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया, जिनका कार्यकाल था 1773 से 1785 तक। इनके साथ 4 अन्य सदस्यों को भी साथ में रखा गया। दोस्तों 1774 में बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला भी दूसरा भी। 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। अब दोस्तों चूंकि रेगुलेट किया जा रहा है, संसद का नियंत्रण स्थापित हो चुका है, तो कहीं ना कहीं नियम कानून कुछ दायरे भी होंगे। उसी नियम और कानून के दायरे का प्रयोग करने के लिए ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, अर्थात 1774 में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। और उस सर्वोच्च न्यायालय में आपके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे के साथ 3 अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाती है। अर्थात अगर आपसे पूछे कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1774 में। साथ ही साथ प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आप कहेंगे एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे वह प्रथम व्यक्ति थे जिसे 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। उनके साथ साथ 3 अन्य न्यायाधीशों को भी नियुक्ति की गई थी। दोस्तों अब बात आती है कंपनी चलाई कैसे जाए। अब चूंकि आपने पढ़ा कि कंपनी पर संसदीय नियंत्रण होता है। अब चूंकि संसद ने क्या किया है, कंपनी नियंत्रण करना शुरू कर दिया है। 1600 में कंपनी आई है, और 1773 में अब संसद की ब्रिटिश संसद क्या कर रही है, उस पर नियंत्रण स्थापित कर रही है। तो नियंत्रण स्थापित करेगी, तो उन्होंने क्या किया, कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्थाएं बनाते हैं, 2 संस्थाओं का निर्माण करते हैं। जो पहला संस्था था दोस्तों, उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, अर्थात निवेशक समूह जो निवेश कर रहे हैं। ठीक, जो मालिक होंगे उनको क्या कहा गया? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, मतलब जो निवेशक हैं, जो व्यापार में पैसा लगा रहे हैं, तो उनको कहा गया कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। दूसरा है दोस्तों कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अर्थात जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी, अर्थात कंपनी में किसको नियुक्त किया जाएगा, किसकी व्यवस्था कैसी चलेगी, कंपनी किस प्रकार से अपना शासन करेगी, उनके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किया गया, जिसको बोलते हैं कंपनी को गवर्न करने की शक्ति किसके पास होगी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास होगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास क्या क्या है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत में आपने सुना होगा जैसे राजस्व हो गया, नागरिक हो गया, और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का यह उत्तरदायित्व होगा, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यह जिम्मेदारी होगी कि वह भारत में राजस्व से संबंधित, नागरिक और सैन्य मामलों से के संबंधित जानकारी ब्रिटिश सरकार को देंगे। ये उनकी अनिवार्यता शर्त है।
ठीक, मतलब कोड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी होगी कि वह भारत में चाहे वो सैन्य संबंधी मामला हो, चाहे वो नागरिक संबंधी कोई मामला हो, चाहे वह राजस्व संबंधी कोई मामला हो, इसकी जानकारी वो ब्रिटिश सरकार को देंगे। ये इनको अनिवार्य कर दिया गया। दूसरा दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। मतलब 1773 में अभी तक कंपनी स्वतंत्र थी, अपने मन से काम कर रही थी, लेकिन 1773 के बाद निर्णय लिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि कंपनी पर हमको नियंत्रण सशक्त करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, नहीं तो कंपनी हाथ से फिसल जाएगी। ठीक, तो कंपनी पर जो नियंत्रण है उसको सशक्त कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। जो हमको बात ध्यान रखना है दोस्तों वो था कि कंपनी के कर्मचारियों को, मतलब जो कंपनी में कर्मचारी थे जो कार्य कर रहे थे, उनके लिए दोस्तों क्या कहा गया कि वे निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से, मतलब से आप बहुत क्या था कि जो कर्मचारी थे वो निजी व्यापार करना शुरू कर दिए थे, मतलब अलग से व्यापार करना शुरू कर दिए थे। तो उनके लिए कहा गया कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब कोई भी कंपनी का कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकता, कंपनी के लिए ही काम करेगा। ये नहीं कि कंपनी के लिए अलग काम करे और अपना काम अलग करे। पहली बात कहा गया कि कोई भी कर्मचारी जो कंपनी का है वह निजी व्यापार नहीं कर सकता, कोई प्राइवेट व्यापार नहीं कर सकता। और दूसरी बात कही गई कि भारतीय लोगों से कोई भी कर्मचारी जो कंपनी का है वह भारत के लोगों से ना तो कोई उपहार लेंगे और ना ही उनसे कोई रिश्वत लेंगे। इसको प्रतिबंधित कर दिया कि किसके द्वारा, या तो कोड ऑफ डायरेक्टर द्वारा ही किया जाएगा। ठीक, तो कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी गई और साथ ही साथ भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत नहीं लेंगे, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट दोस्तों जो चर्चा हमको करना है वो है 1773 एक्ट में कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। मतलब अगर देखा जाए कि जो कंपनी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आती है, तो भारत आने के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था कि जो वहाँ कंपनी पर अपना नियमित, मतलब उनको नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में काम कर रहा था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कदम कब उठाया था कंपनी पर नियंत्रण एवं मतलब कि नियम और कानून बनाने संबंधी प्रावधान को लेकर, तो आप कहेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अर्थात 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये कहता है कि जो संसदीय जो ब्रिटिश सरकार है वह अपना कंपनी का नियम कैसे तय होगा, उन पर नियंत्रण कैसे की जाएगी, उन सभी पहलुओं पर पहला कदम अपना बढ़ाते हैं किसके क्षेत्र में, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फिर दोस्तों अगर देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट कहता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट यह है कि पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। मतलब अगर देखा जाए तो 1773 एक्ट में पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। मतलब वो जो कार्य कर रहे थे इससे पहले आके उनकी कोई मान्यताएं उनको नहीं दी गई थी, लेकिन 1773 एक्ट में ऐसा कहा गया कि कंपनी के लिए एक प्रशासनिक और राजनीतिक क्या होंगे, कार्य होंगे जिनको मान्यता दिया गया, मतलब प्रशासनिक और राजनीतिक तरीके से कार्य करेंगे। तथा भारत में और इसी समय से देखा जाए तो भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। मतलब भारत में भी प्रशासन क्या हो गया, केंद्र बिंदु बन गया। ठीक, प्रशासन को केंद्र में रख के क्या किया गया, कंपनी के कार्यभार को आगे बढ़ाया गया। तो कहा गया पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली तथा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। दोस्तों ये थी कुछ बातें। अब दोस्तों एक और बात है आपको बताना अनिवार्य है, ये जो जितनी बातें आप देखे हैं 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में, उन्हीं प्रावधानों में कुछ खामियां रही होंगी सर्वोच्च न्यायालय से संदर्भित, कुछ खामियां रही होंगी प्रशासन और कर्मचारियों को से संबंधित, कुछ खामियां रही होंगी, कुछ कमियां रही होंगी, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमको संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। दोस्तों आपको पता होगा भारत संविधान में समय समय संशोधन होता रहता है, तमाम प्रकार के प्रावधान बनाए जाते हैं। ठीक, कुछ ऐसा ही ब्रिटिश शासन, मतलब जब ब्रिटिश जो कंपनी आई थी तो कंपनी के संदर्भ में भी कुछ न कुछ संशोधन, कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहा है और हुआ है। तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को दूर करने के लिए आपको याद होना चाहिए 1781 में का संशोधन अधिनियम लाया गया। इसको दोस्तों आप याद रख लीजिए, भूलिए मत। 1781 में एक संशोधन अधिनियम लाया जाता है। उसका उद्देश्य रहता है कि जो भी रेगुलेटरी एक्ट में खामियां हैं, जो भी कमियां हैं, उनको किस प्रकार से दूर किया जाए। तो आप कह सकते हैं कि 1773 के रेगुलेटरी एक्ट की जो
जो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट थी उसमें जो भी कमियां थी या जो भी खामियां थी जिसको हम दूर नहीं कर पाए थे, उन्हीं को दूर करने के लिए 1781 में एक संशोधन अधिनियम लाया जाता है। किसके लिए? रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए। ठीक दोस्तों, और इसे हम बोलते हैं दोस्तों बंदोबस्त कानून। मतलब जो 1781 का संशोधन अधिनियम है, इसे ही बंदोबस्त कानून या सेटलमेंट रूल या एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। तो बंदोबस्त कानून के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोस्तों किसको जाना जाता है बंदोबस्त कानून? 1781 के संशोधन अधिनियम को। मैंने यहाँ लिखा नहीं, इसको आप समझ लीजिएगा कि 1773 के बाद 1781 में एक संशोधन अधिनियम लाया जाता है जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट को क्या किया जाता है? परिवर्तित किया, मतलब उनकी खामियों को दूर करने संबंधित प्रावधान लाए जाते हैं। दोस्तों हम चर्चा करेंगे अब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में दोस्तों पिट्स के माध्यम से एक एक्ट लाया जाता है जिसको बोलते हैं क्या? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों इसमें कहा गया कि कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। मतलब अभी तक क्या था कि जो कंपनी का कार्य था, मतलब कि राजनीतिक और वाणिज्यिक वो एक साथ काम हो रहा था। मतलब चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो पॉलिटिकल हो, दोनों काम कैसे हो रहे थे? साथ साथ हो रहे थे। लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ऐसा कहा गया कि ऐसा अब कंपनी के साथ ऐसा नहीं होगा। कंपनी के जो राजनीतिक काम होंगे वे अलग होंगे और वाणिज्यिक कार्य क्या होंगे? अलग होंगे। अर्थात राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को दोनों को अलग अलग कर दिया गया कंपनी के साथ। ऐसा कहाँ हो रहा है दोस्तों? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया कि जो कंपनी है वह अब अपना राजनीतिक काम अलग से करे, अलग तरीके से, मतलब अलग तरीके से करेगी और वाणिज्यिक कार्यों को अलग तरीके से करेगी। अर्थात राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया कंपनी के। दोस्तों अब धीरे धीरे मजबूत कर, मतलब आप देखें तो 1784 जो पिट्स इंडिया एक्ट है कहीं ना कहीं और मजबूत होता जा रहा है। जो अधिनियम बनाया जा रहा है ब्रिटिश संसद के माध्यम से वो मजबूत हो रहा है कंपनी से, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है? मजबूत बन रहे हैं भारत में। ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है। 6 सदस्यों के साथ एक नियंत्रण बोर्ड होगा जो क्या करेगा? कंपनी पे अपना नियंत्रण स्थापित करेगा। ठीक है, या भारत में अपना नियंत्रण स्थापित मतलब भारत में किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, उनसे संबंधित प्रावधान आपका 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में देखने को मिलता है। इसमें कहा गया कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल या एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। दोस्तों इसमें क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल के अधिकार थे उसमें वृद्धि कर दी गई। मतलब गवर्नर जनरल के जो अधिकार क्षेत्र थे उसमें और वृद्धि कर दिया गया। वृद्धि क्या? अभी तक तो वे कुछ अपना जो भी नियम कानून बनाते ही थे, साथ ही साथ गवर्नर जनरल को कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए जिससे कि उनको मजबूती मिली। दोस्तों अब पहले क्या था कि गवर्नर जनरल को बहुमत चाहिए था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गवर्नर जनरल को एक सदस्य का समर्थक आवश्यक है। अर्थात अगर एक भी सदस्य का समर्थक उसको मिल जाता है, अर्थात तो वह अपने मत को, मतलब उसको निर्णायक मत लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अर्थात गवर्नर जनरल को एक सदस्य का समर्थक अनिवार्य कर दिया गया। मतलब गवर्नर कोई भी काम करेगा तो उसके लिए एक सदस्य का समर्थक होना क्या है? अनिवार्य है। ठीक, अर्थात अगर उसको किसी भी निर्णायक मत तक पहुंचना है तो उसके लिए एक सदस्य का समर्थक जरूरी है। दूसरा दोस्तों है, आपको पता होगा कि गवर्नर जनरल में कितने 5 सदस्य थे। वारेन हेस्टिंग्स को लेके 4 सदस्य थे, 5 थे। अब दोस्तों इसको क्या कर दिया गया? पहले 5 थे, लेकिन आपने देखा होगा, अभी आप देखेंगे कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में यह संख्या 4 से घटकर कितनी हो जाती है? 3 हो जाएगी। ठीक, तो आप कह सकते हैं। दूसरा, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाता है इसको। मतलब अगर 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट अगर इस पे देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश का मतलब जो, अगर हम भारत को देखें तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र हो गया। मतलब इस क्षेत्र, मतलब जो भारत का क्षेत्र है उस पर किसका आधिपत्य हो रहा है? ब्रिटिश का हो रहा है। मतलब ब्रिटिश धीरे धीरे क्या करें? भारत में अपना पैर जमा रही है, मजबूत कर रही है पैर को। तो मतलब जो पैर जमाने की स्थिति, उसे हम सिंपल में कह सकते हैं कि ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र हम भारत को कह सकते थे उस समय। 1784 के ब्रिटिश एक्ट में इसको परिभाषित किया गया है कि ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र हम भारत को कह सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश धीरे क्या करता था? भारत में अपना पैर जमा लिया था। दूसरा पॉइंट दोस्तों है कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अर्थात देखा जाए तो जो ब्रिटिश सरकार को भारत में, मतलब जो ब्रिटिश सरकार है उसने भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण प्रदान किया गया। अर्थात ब्रिटिश सरकार को पूरा का पूरा क्या दे दिया गया? नियंत्रण दे दिया गया। किसके? भारत में। किसके लिए? कंपनी के कार्यों के लिए। मतलब कंपनी कैसे कार्य करेगी, कंपनी से के लिए कैसी प्रशासनिक व्यवस्था होगी, उनसे संबंधित जितने भी नियंत्रण थे वो सब के सब ब्रिटिश सरकार को
दे दिए गए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अर्थात ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। किसको? ब्रिटिश सरकार को। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस प्रकार संसदीय नियंत्रण को बढ़ा दिया गया। अगर देखा जाए तो ब्रिटिश में जो संसदीय नियंत्रण था, जो कि संसद ने नियंत्रण की स्थापना की 1773 में, 1784 में दोस्तों देखने को मिलता है कि संसद नियंत्रण और भी विस्तृत होता है और भी मजबूत होता दिखाई दे रहा है। ठीक, और गवर्नर जनरल के जो गवर्नर जनरल का पद था उसके अधिकार क्षेत्र में भी क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया गया। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई। ठीक दोस्तों, तो ये और जो शुरुआत में रेगुलेटरी एक्ट में गवर्नर जनरल से जो 4 अन्य सदस्य थे उनकी संख्या घटा के कितनी कर दी गई दोस्तों? 3 कर दी गई। तो रेगुलेटरी एक्ट में गवर्नर जनरल के साथ 4 सदस्य, इसमें गवर्नर के साथ 3 सदस्य। फिर दोस्तों एक और संशोधन आता है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1786 का संशोधन अधिनियम आता है। 1786 का संशोधन नियम क्या कहता है दोस्तों? आइए उस पर चर्चा करते हैं। जो 1786 का संशोधन नियम है वो कहता है कि 1786 में कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। मतलब 1776 में क्या किया गया? जो कॉर्नवालिस थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। लेकिन बंगाल का जो गवर्नर जनरल जो कॉर्नवालिस थे उन्होंने 2 शर्तें रखी। उन्होंने कहा अगर ये 2 शर्तें मान्य नहीं होंगी तो हम गवर्नर जनरल के पद पे नहीं बैठेंगे या नियुक्त नहीं मानेंगे अपने आप को। तो 1786 में कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उनकी 2 शर्तें क्या थी? आइए उस पर चर्चा करते हैं। उनका पहला शर्त यह था कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित किया जाए, मतलब चीफ इन कमांडर। मतलब अगर हम गवर्नर जनरल बनेंगे तो जो गवर्नर जनरल होगा उसे क्या कहा जाएगा? मुख्य सेनापति घोषित किया जाए। अगर वह मुख्य सेनापति के रूप में कार्य करेगा तो मतलब उसको मुख्य सेनापति के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान की जाए। उनकी पहली शर्त थी। दूसरी शर्त थी कॉर्नवालिस की कि परिषद के निर्णय को, मतलब जो परिषद है उसके निर्णय को मानने या रद्द करने का अधिकार उनके पास। मतलब अगर परिषद कोई भी कानून या नियम बनाई है तो उसको मान भी सकते हैं या उनको रद्द भी कर सकते हैं। ऐसा अधिकार किसको होना चाहिए? गवर्नर जनरल को होना चाहिए। तो उनका कहना था कि 1786 में कॉर्नवालिस को बंगाल गवर्नर नियुक्त किया गया और 2 शर्तों के साथ उनको नियुक्त किया गया था। पहला शर्त यह था कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित किया गया और दूसरा था कि परिषद के निर्णय को मानने या रद्द करने का अधिकार किसको होगा? गवर्नर जनरल को होगा। तो इस तरीके से 2 शर्तों के साथ 1786 में एक संशोधन होता है जिसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित कर दिया गया। अर्थात जो गवर्नर जनरल होगा वह चीफ इन कमांडर होगा, अर्थात क्या होगा? मुख्य सेनापति होगा और साथ ही साथ वह परिषद के किसी भी निर्णय को मानने के लिए मानना चाहेगा तो मानेगा, नहीं तो उसको नहीं भी मान सकता है और उसको रद्द भी कर सकता है। ऐसी शक्ति गवर्नर जनरल को दी गई। ऐसा मांग था कॉर्नवालिस का। 1786 का बहुत पूछता है क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा। 1786 संशोधन अधिनियम। फिर दोस्तों 1793 से शुरू हो जाता है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट यह प्रथम एक्ट होता है जो चार्टर के रूप में क्या होता है? आता है और 1853 में अंतिम चार्टर एक्ट के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाएगा। आइए देखते हैं प्रथम चार्टर एक्ट को। 1793 में दोस्तों एक चार्टर एक्ट आता है जिसमें कहा जाता है कि जो कंपनी का शासन है, अधिनियम है, उसे 20 वर्ष के लिए बढ़ा। अभी तक क्या चल रहा था? अधिनियम चल रहा था, पिट्स इंडिया एक्ट और फिर अधिनियम चल रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ? अब एक चार्टर अधिनियम ला दिया गया। चार्टर अधिनियम क्या होता है समझते हैं। कंपनी के जो शासन अधिनियम है उसे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अर्थात भारत में जो व्यापार एकाधिकार था, भाई जो व्यापारी थे वो मतलब केवल कंपनी ही व्यापार कर सकती थी यहाँ पे। तो जो भारत में व्यापार का जो अधिकार था उसे 1793 के चार्टर एक्ट के तहत 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया कि मतलब कि अब कंपनी जो है भारत में अकेले व्यापार करेगी। ठीक, उसका मतलब कंपनी का ही केवल अधिकार होगा भारत में व्यापार करने को लेकर। फिर दोस्तों जो दूसरा है वो है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई मद्रास का पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया। मतलब चूंकि गवर्नर जनरल कहाँ के हैं? बंगाल के हैं। प्रेसिडेंसी क्षेत्र कितना था? बंगाल था, मद्रास था, बॉम्बे था। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को था, बंगाल के गवर्नर थे वो, बंगाल के साथ साथ अर्थात बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के साथ साथ किसका किसका पर्यवेक्षण मिल गया? मतलब मुंबई का भी और मद्रास का भी। मतलब वे बंगाल के साथ साथ बंबई और मद्रास भी क्या करेंगे? अपना शासन चलाएंगे, अपने आदेश को रखेंगे। तो उनका कहना था कि विस्तार करेंगे, मतलब अपने ताकत का क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई मद्रास के का भी मतलब अधिकार क्षेत्र उनको प्रदान कर दिया गया। ठीक दोस्तों,
तो ये भी हम कह सकते हैं जो 1793 का जो चार्टर अधिनियम है, इसमें आपको 2 बातें केवल जाननी है। पहला बात ये है कि कंपनी का शासन नियम 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, अर्थात जो भारत में व्यापार का जो एकाधिकार था उसे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब कंपनी 20 साल तक और भी अपना अकेले अधिकार व्यापार कर सकती है। दूसरी बात जो आपको ध्यान देना है दोस्तों, वो ध्यान देना है कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल है, उनको बंगाल के साथ-साथ मुंबई या बम्बई और मद्रास में भी क्या हुआ, पर्यवेक्षण का अधिकार दे दिया गया। आइए दोस्तों अब चर्चा करते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। जो 1813 का चार्टर अधिनियम है दोस्तों, उसमें कहा गया कि 20 वर्ष तक पुनः बढ़ा दिया गया कंपनी का शासन। जो कंपनी का शासन है वो 1813 में पुनः बढ़ा दिया गया 20 वर्ष के लिए। प्रत्येक 20 वर्ष देखो ऐसा हो रहा है कि प्रत्येक 20 वर्ष पे जो कंपनी का मतलब जो भारत में व्यापार का एकाधिकार है उसको बढ़ा दिया गया। लेकिन इसमें एक और बात किया गया, अभी तक हमने देखा कि 1793 में व्यापारी मतलब जो कंपनी थी वो अकेले व्यापार कर रही थी, लेकिन 1813 में क्या हुआ दोस्तों कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। मतलब जो व्यापारी थे, जो कंपनी जो यहाँ व्यापार कर रही थी, तो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया कंपनी का। मतलब कंपनी अब अकेले व्यापार नहीं करेगी, बल्कि ब्रिटिश के वे सारी कंपनी काम करेंगी। मतलब ब्रिटिश के सारे व्यापारी अब भारत में व्यापार कर सकते हैं, 2 चीज छोड़ के। मतलब चीन के साथ चाय का व्यापार छोड़ के बाकी सारी व्यापारी कंपनी भारत में काम कर सकती हैं। इसकी छूट दे दी गई ब्रिटिश सरकार द्वारा, अर्थात व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। किसको छोड़कर? चाय और चीन, अर्थात चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़कर बाकी कंपनी के सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। जो इसमें इंपॉर्टेंट दोस्तों है वो है ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट। मतलब कि जो ईसाई थे उनको मतलब कि भारत में आके वो प्रभुत्व का काम करें, मतलब भारत में क्या करें, ईसाई का विस्तार करें, ईसाइयों का क्रिश्चियनिटी को क्या करें, बढ़ावा दें। उनके लिए उनको छूट दे दी गई कि भारत में वो भी अपना आ सकते हैं जो ईसाई मिशनरी हैं। और नेक्स्ट दोस्तों है वो है कि शिक्षा पर 1 लाख का व्यय कंपनी द्वारा किया जाएगा। मतलब कंपनी ने ऐसा ऐलान किया कि भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। तो एक बड़ा ऐलान था ये कि कंपनी के द्वारा 18 में कहा गया कि कंपनी शिक्षा पर 1 लाख रुपए तक का व्यय करेगी, ऐसा कंपनी के द्वारा ऐलान किया गया। तो दोस्तों ये था 1813 का चार्टर अधिनियम। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। जो 1833 का चार्टर अधिनियम है वो क्या कहता है? वो कहता है दोस्तों कि कंपनी का शासन पुनः 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब जो कंपनी का शासन था उसे दोबारा क्या हुआ, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इसमें क्या हुआ दोस्तों, चीन के साथ अभी तक क्या था कि 1813 में व्यापारिक अधिकार समाप्त किया गया था, लेकिन चीन के साथ व्यापार चल रहा था कंपनी का। इसमें दोस्तों क्या किया गया कि चीन के साथ चाय का व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। मतलब अब सभी लोग सभी जगह अपना व्यापार कर सकते हैं, अर्थात व्यापार संतुलन को बढ़ावा दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। मतलब कि व्यापार कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। तो व्यापार संतुलन को बढ़ावा कब मिलेगा, जब सभी व्यापारी सभी जगह अपना व्यापार कर सकेंगे। तो यहाँ पे कहा गया था दोस्तों कि चीन के साथ चाय का व्यापारिक अधिकार भी क्या हुआ, कंपनी का समाप्त कर दिया गया। दूसरा क्या है दोस्तों कि जाति वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। मतलब जाति वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में, मतलब जो सरकारी जो चयन है, जो गवर्नमेंट सिलेक्शन हो रहा था लोगों का, उसमें भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। चाहे वो जाति के हो चाहे वर्ग हो, कोई भी व्यक्ति सरकारी में अपना चयन कर सकता है, उसका सिलेक्शन हो सकता है, वहां भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको समाप्त करें। क्वेश्चन से पूछेगा कि सरकारी चयन में भेदभाव को समाप्त करने वाला किस अधिनियम में है, तो आप कहेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। आइए दोस्तों, अब दोस्तों देखिए अभी तक क्या था, हमने सब शुरू क्या पढ़ा, हमने पढ़ा गवर्नर, फिर बाद में क्या है गवर्नर जनरल। अब हो जाएगा जिसे हम बंगाल का गवर्नर जनरल कहते थे, अब वह हो जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। अर्थात धीरे धीरे देखिए प्रशासनिक ढांचा बदल रहा है। अभी क्या था 1773 से पहले क्या थे, गवर्नर के पद थे। 1773 के बाद क्या हुआ, गवर्नर जनरल। अब हम देख रहे हैं कि 1833 में जो बंगाल गवर्नर जनरल हुआ करते थे, अब उन्हें क्या बोलेंगे हम, भारत का गवर्नर जनरल। दोस्तों तो भारत का गवर्नर जनरल बोलेंगे अब 1833 के चार्टर एक्ट में। उसमें कहा गया कि जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वह होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे आपके कौन, वारेन हेस्टिंग्स। फिर दोस्तों बात करेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल,
परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। मतलब जो परिषद बनाया गया था उसमें एक विधि सदस्य भी होंगे जिनका नाम था लॉर्ड मैकाले। अर्थात लॉर्ड मैकाले वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने परिषद में विधि सदस्य रूप में नियुक्ति उनकी की गई। तो लॉर्ड मैकाले क्वेश्चन से पूछेगा कि वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिन्हें परिषद में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, तो वो थे लॉर्ड मैकाले। अर्थात एक परिषद होगा, मतलब परिषद में जो परिषद बनाया गया था उसमें एक विधि सदस्य की नियुक्ति की जाएगी जिसमें लॉर्ड मैकाले क्या होंगे, प्रथम व्यक्ति होंगे। दूसरा, 1833 के एक्ट के तहत ही 1843 में एलन बरो के द्वारा, मतलब एक एलन बरो थे जिन्होंने दासता को समाप्त किया था। मतलब कि मतलब कोई दास नहीं रहे किसी का, ठीक है। तो 1833 के एक्ट के तहत 1843 में एलन बरो के द्वारा दासता को समाप्त कर दिया गया। 1833 के अधिनियम पे ध्यान देने की बात है चार्टर एक्ट की। 1833 के एक्ट के तहत 1843 में एलन बरो के द्वारा दासता को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कहा गया। मतलब ये जो अधिनियम था, मतलब जो चार्टर एक्ट है उसमें कहा गया कि 1833 के पहले जितने भी कानून बने थे उन्हें हम क्या बोलते थे, उन्हें हम नियामक कहेंगे। लेकिन नए कानून, मतलब जो अब बनेंगे, अर्थात नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। मतलब इसके अंतर्गत जो पहले बनाए गए कानून, मतलब 1833 के पहले जो कानून बनाए गए थे उनको हम नियामक कहेंगे। लेकिन जो 1833 में 18 बाद बनेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, एक्ट या अधिनियम कहेंगे। 1833 में दोस्तों जो जानकारी आपको होनी चाहिए, 1833 में सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया। क्या किया गया? 1833 में सिविल सेवा के लिए, मतलब जो सिविल सेवा का प्रतियोगिता होता था उसके लिए खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इसे लागू नहीं किया सका। मतलब लोग चाहते थे कि 1833 में सिविल सेवा को क्या हो, मतलब खुली प्रतियोगिता हो, प्रारंभ की जाए, लेकिन प्रयास भी उसके लिए किया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इसको लागू नहीं किया जा सका। अब दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, 1853 के चार्टर अधिनियम की। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से शुरू होता है हमारा संवैधानिक विकास। प्रमुख मतलब जहां से शुरुआत होती है वो है 1853। यह चार्टर श्रृंखला का अंतिम अधिनियम था। मतलब जो सीरीज चल रही थी अभी तक, चार्टर अधिनियम 1793, 1813, 1833 और 1853, ये अंतिम अधिनियम था चार्टर श्रृंखला का। तो यह चार्टर श्रृंखला का अंतिम अधिनियम था। दूसरा दोस्तों बात यह है कि संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। मतलब अगर देखा जाए जो संविधान की विकास हम पढ़ने, जिस संविधान को हम पढ़ते हैं भारत संदर्भों में, वह संविधान का विकास 1853 के अधिनियम से शुरू हो जाता है। तो संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसमें दोस्तों जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे 24 सदस्यों की संख्या थी, जिनको घटाकर 18 कर दी गई। जब हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट, उस समय जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या थी उनकी जो परिषद बनाई गई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की, वो 24 थी, जो कि इसमें कितनी है, 18 हो गई है। नेक्स्ट दोस्तों, नागरिकों के लिए सिविल सेवा प्रतियोगिता का प्रारंभ कर दिया। मतलब जो सिविल सेवा प्रतियोगिता था, खुली प्रतियोगिता शुरू कर दी गई। मतलब सभी जो नागरिकों के लिए सिविल सेवा प्रतियोगिता का प्रारंभ कर दिया। मतलब सभी लोग सिविल सेवा का परीक्षा दे सकते हैं, सभी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, इसका प्रारंभ कर दिया गया। और दोस्तों इसी में कहा गया कि 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में, मतलब कि जो भारतीय सिविल सेवा था, ठीक, भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ठीक, अगर आपसे कोई नियुक्ति किया था, मैकाले समिति का गठन किया गया। क्वेश्चन पूछता है कि सिविल सेवा के लिए मतलब किस समिति का गठन किया गया था, ठीक, तो आप बताएंगे 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। और मैकाले कौन थे, प्रथम विधि अधिकारी भी थे। आइए नेक्स्ट, संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त, मतलब कि इस अब स्थिति ये हो गई थी कि कंपनी का शासन समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। ऐसा दृश्य हमको दिखाई देने लगा है शुरुआत से ही, कि अब देख रहे हैं चूंकि संसद नियंत्रण स्थापित कर रही है, अब संसद क्या करेगी, कंपनी के शासन को ही समाप्त कर देगी। आने वाले कुछ हम देखेंगे आगे आने वाले कुछ अधिनियमों में कि अब संसद क्या करेगी, अब संसद का सीधा नियंत्रण होगा किस पर, भारत पर। अब कंपनी बीच में नहीं रहेगी, अर्थात संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, ऐसा धीरे धीरे अनुभव होने लगा था। नेक्स्ट दोस्तों आपको जो जानना है, इसमें कहा गया कि पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। मतलब पहली बार ऐसा होता है कि गवर्नर जनरल
की जो परिषद थी उसमें विधायी कार्य अलग हो जाता है और प्रशासनिक कार्य अलग होता है। मतलब विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग तरीके से दिखा जाता है गवर्नर जनरल की परिषद में। नेक्स्ट दोस्तों आपको जाना है, अर्थात कहा देखा जाए तो विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा मिला। ठीक, आइए नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद गठन किया गया। जो गवर्नर भाई, जो कि आपने देखा क्या, विधायी अलग हो गया, प्रशासनिक कार्य अलग हो गया, तो इसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। मतलब एक गवर्नर जनरल का जब विधायी और प्रशासनिक शक्ति अलग हुआ, उनके कार्य से अलग हुए, तो क्या किया गया कि गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया, तथा यह छोटी संसद में काम किया। मतलब जिस तरीके से ब्रिटेन में संसद कार्य कर रही थी, ठीक उसी प्रकार से भारत में भी एक छोटी संसद के रूप में काम करना शुरू किया। मतलब उन्हीं कार्य क्षेत्र को करने का प्रयास किया जो कार्य क्षेत्र ब्रिटिश में हुआ करता था, लेकिन वह एक छोटे संसद रूप में काम करना शुरू किया। तो दोस्तों ये था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा था आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इससे पहले 1781 का आपने देखा संशोधन नियम, 1786 का संशोधन अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। इस तरीके हमने देखा दोस्तों कि कंपनी ने को किस तरीके से रेगुलेट किया गया, किस तरीके से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया और किस तरीके से कंपनी को धीरे धीरे करके कंपनी को मतलब हटाया जा रहा है। धीरे धीरे ब्रिटिश अपना आधिपत्य जमा रहे, इसलिए कहा जाता है ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। धीरे धीरे करके क्या पहले कंपनी आती है, खुला व्यापार करती है, फिर संसद, ब्रिटिश की संसद आती है, उस पर नियंत्रण स्थापित करती है, और साथ ही साथ क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे इनका विस्तार क्षेत्र बढ़ जाता है। और आने वाले क्रम में अब कल जब हम लेक्चर लेंगे आपका, जब भाग 2 देखेंगे भारत समाज विकास में, अब देखेंगे संसद का सीधे नियंत्रण होगा भारत में। अर्थात भारत पे अब कंपनी के साथ, कंपनी तो रहेगी ही, लेकिन अब कंपनी के साथ साथ देखेंगे अब सीधा ताज का शासन होगा, अर्थात ब्रिटिश की रानी अब सीधे क्या करेंगी, एलिजाबेथ का शासन शुरू हो जाएगा। अर्थात सिंपल देखें, एग्जाम्पल में दे रहा हूं उसको, कि अब सीधे ब्रिटिश की रानी या ब्रिटिश के राजा यहाँ पे शासन करना शुरू कर देंगे। अब कंपनी के द्वारा शासन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों कंपनी का शासन 1773, 1758, 1600 में आते हैं, लेकिन नियंत्रण स्थापित कंपनी पे कब होता है, 1773 में, जब उसको कंपनी को रेगुलेट किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जो कंपनी का शासन था, जो कि संविधान के विकास का एक क्रम है, उसको हमने समझने का प्रयास किया। इसको अच्छे से 1-2 बार देखिएगा, सुनिएगा, चीजें बहुत आसान है, आपको समझ में भी आ जाएंगी। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारे सारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अच्छे से अच्छे मित्रों के पास जो भी हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, जिनको इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है, जो भी कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, उन तक इस मैसेज को, इस वीडियो को भेजने का प्रयास करें, जिससे सबको इसका लाभ मिल सके। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड नाइट।